मित्रों नमस्कार। इस वक्त सृजन संवाद लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। हमारे आज के मेहमान हैं सुप्रसिद्ध दलित विमर्शकार शिव बोधी। परिचय आपका अभी मैं करवाऊंगा। उससे पहले आमंत्रण तमाम मित्रों के नाम कि वे आज के सत्संग में आए। जोगा सिंह कैत, ओम पारिक सहित लगभग 106 मित्र ऑनलाइन हैं। देखते हैं कितने मित्र हमारे साथ जुड़ पाते हैं। फिलहाल आह्वान आप सबका, और मैं इनवाइट कर रहा हूं शिव बोधी जी को। जल्द ही वे हमारे पेज पर हमारे सामने आएंगे। शिव बोधी जी, हिमांशु विश्वास सबसे पहले आए हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। राम कुमार भांबू सूरतगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार आदरणीय, बहुत बहुत नमस्कार सर। हिमांशु व्यास लिखते हैं जोगा सिंह कैद सर आ गए हैं, उनका स्वागत है। सतपुर सावाड़ी बाता सुन सारे चालो सत्संग में, महापुर सावाड़ी बाता सुन सारे चालो सत्संग में। जोगा सिंह कैद सर ने लिखा है स्वागत। हिमांशु व्यास ने शिव बोधी जी को नमस्कार भेजा है। बस शिव बोधी जी कुछ ही क्षण में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मैंने उनको ऐड कर दिया है, इनवाइट भी कर लिया है। बहन सरिता सिंह झारखंड से हमारे साथ जुड़ी हैं। राम राम भैया लिखा है, बहुत बहुत राम राम बहना, खुश हो और मजबूती से अपना जीवन का जंग लड़ो। और ओम पारिक सर दिखाई दे रहे हैं रावत सर से, वरिष्ठ साहित्यकार पत्रकार, उनका स्वागत है। पन्नाराम मारवाल साहब आए हैं, उन्हें बहुत बहुत प्रणाम। दीनदयाल शर्मा जी का नाम भी आ रहा है, चित्र भी आ गया है। दीनदयाल शर्मा जी वरिष्ठ बाल साहित्यकार, व्यंग्यकार, हनुमानगढ़ से संपादक, वे हमें देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। चित केरी जंगड़ी मारे दिल डाके सुबाजे रे। दीनदयाल शर्मा जी ने लिखा नमस्कार प्रमोद जी। जी बहुत बहुत नमस्कार। बस शिव बोधी जी कुछ ही क्षण में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मैंने उनको इनवाइट कर लिया है, वे जल्द ही अपनी रिक्वेस्ट मुझ तक भेजेंगे और मैं उन्हें ऐड कर लूँगा और फिर वे आपके साथ वॉल पर दिखाई देंगे। शिव बोधी जी आप नोटिफिकेशन में जाइए, वहाँ पर आपको इनविटेशन मिलेगा और आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं मित्रों को बता दूं, शिव बोधी जी का जन्म 10 अगस्त 1989 को हुआ, 1-90। आप स्कूल शिक्षा में प्राध्यापक हैं और राजस्थानी में आप PhD कर रहा है। राजस्थानी मैंने बहुत ही सांतरो और बहुत ही खारो लिखा है, एड़ो के एकदम चाणनो सो जा आदमी सुरता में। शिव बोधी जी रो इंतजार है। कॉमरेड सर बलदेव पुरोहित जी आए हैं, उन्हें बहुत बहुत प्रणाम, लाल सलाम जी। तो शिव बोधी जी का इंतजार, और इस इंतजार में ये आह्वान चलता रहेगा साथ साथ में। जी जी। राजा समायु को मन वो राजा श्रृंगार साजे रे चालो सत्संग में। समायु को मन वो राजा श्रृंगार साजे रे चालो सत्संग में। अरे चालो सत्संग में, अरे चालो सतपुर सावाड़ी बाता सुन सारे चालो सत्संग में, महापुर सावाड़ी। ओम पारिक सर लिखते हैं प्यारा भजन चालो सत्संग में। नरेश कुमार राठी जी आए हैं, उन्हें बहुत बहुत प्रणाम। अरुण खामख्वा सर आए हैं गंगानगर से, श्री गंगानगर से अरुण खामख्वा जी, आपका स्वागत है। पाँचने 25 मारे साथीदारो मेलो रे, अरे साथीदारो मेलो रे। बलराम चीनिया सर जुड़े हैं हमारे साथ सूरतगढ़ से, उनका स्वागत है। बांधे
जा रे साहेब भेड़ो रे चालो सत्संग में। रायसेन नगर से बहन सुषमा गोस्वामी जुड़ी हैं, लिखती हैं गुड इवनिंग ब्रदर जी। गुड इवनिंग, बहुत बहुत गुड इवनिंग। शिव बोधी सर, आप क्या मुझे देख पा रहे हैं या अभी आप जुड़ नहीं पा रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में कुछ लिखें, या जो मैंने आपको ज्वाइन करने के लिए दिया है इनविटेशन, उसे स्वीकार कीजिए। चालो सत्संग में। ज्ञान राखू गरिया सुन सुतोड़ी सुरता जागी रे। कालूराम नाई जुड़े हैं, प्रणाम। प्रमोद शर्मा जी, बहुत बहुत प्रणाम। लक्ष्मण भाटी भारतीय रायसेन नगर से जुड़े हैं, सादर प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम आपको। शिव बोधी जी, कुछ इतला कीजिए, कुछ कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको भी इनविटेशन मिला नहीं क्या? मेरे ख्याल से मैंने भेज दिया है तो वो मिल जाना चाहिए आपको। हुक्ममान सिंह राठौड़ साहब आए हैं बाड़मेर से, उनका स्वागत है। बलराम चीनिया जी कहते प्रमोद जी कलाकार कौन है जिनके भजन आप चला रहे हो? सर, ये रामसुखदास जी महाराज के साथी संगी थे, इनके नाम तो मुझे नहीं मालूम। बलदेव पुरोहित जी का कमेंट पढ़ता हूँ बाद में, पहले मैं शिव बोधी जी को आमंत्रण भेज दूं। हाँ शिव बोधी सर, ज्वाइन कर लीजिए। अब मैंने आपको ऐड कर दिया है, अब आप ज्वाइन कीजिए। आपकी स्क्रीन पे ज्वाइन दिखाई देगा लिखा हुआ। यस, वेलकम। जी जी शुक्रिया। सर बहन बता रहा था कि 10 अगस्त तब मैं नौकरी लगा था नवा बता रहा। बहन सरिता सिंह झारखंड से बोधी सर को बहुत बहुत प्रणाम भेज रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। जी जी जी, तो मैं मित्रों को बता रहा था कि 10 अगस्त 1989 को आपने इस पृथ्वी पर अवतरण लिया, और ये मेरी तो नौकरी का समय था, तब मैं नौकरी लगा था 89 में। लेकिन जब आपकी प्रतिभा को देखता हूं तो लगता है कि आप हम सबसे कहीं आगे हैं, बहुत आगे हैं, बहुत आगे चल रहे हैं आप। और कुछ आज साझा करने का मन था आपसे, इसलिए आपको आमंत्रित किया। दलित विमर्श पर आपने बहुत काम किया है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आज हर तरफ विमर्श के नाम पर साहित्य में धाराएं बट गई हैं, जैसे स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, बाल विमर्श। क्या आपको लगता है कि बिना विमर्श के क्रांतिकारी परिवर्तन संभव नहीं? जबकि प्रेमचंद जी ने ठाकुर का कुआं बहुत पहले लिखी थी, लेकिन वो किसी विमर्श के तहत नहीं लिखी थी। एक आम पीड़ा को महसूस करते हुए, समाज की जड़ता को महसूस करते हुए लिखी थी। तो विमर्श और एक बिना कैटेगरी के लेखन, दोनों में से आप किसे चुनना चाहेंगे और क्यों? रहा है, और मैं इस पर अपनी बात बहुत ही बेबाकी से रखना चाहूंगा। सही बात यह है कि साहित्य में हमें इस बात पर एकदम गंभीरता से इस बात पर चिंतन कर लेना चाहिए कि हर साहित्य की और उसके काल की एक जातीयता होती है। जब आप विमर्श की बात करें और वीरगाथा काल में चले जाते हैं, तो हम कभी भी ये सवाल नहीं करते कि आपके विमर्श सिर्फ वीरता को लेके क्यों है। आपके विमर्श जो है वो आपके साहित्य का विचार का विषय जो है वो सिर्फ युद्ध क्यों है। जब हम रीतिकाल की बात करें तो हम कवियों से सवाल नहीं करते कि आपके साहित्य के विचार और विमर्श के जो विषय हैं वो सिर्फ नायिकाएं क्यों हैं, उनकी नाभि सारी सगुण भक्ति धारा के
समांतर होकर के भी निर्गुण तरीके से सोचते हैं। और आप इसी तरह का नाम मंटो का ले सकते हैं, जो अपनी धारा से बिल्कुल अलग सोचते हैं। तो जब आप यही बात दलितों के संबंध में करेंगे तो उनका साहित्य निसंकोच वो होगा जो उन्होंने झेला है, जो उन्होंने अनुभव किया है। इसी तरह से जब आप महिलाओं की बात करेंगे तो वो अपनी बात रखेंगी साहित्य में। इसी तरह से जब आप निग्रो की बात करेंगे, आप किन्नरों की बात करेंगे, आप विकलांगों की बात करेंगे, तो जो उन्होंने झेला, जो उनका अनुभव था, वो लिखेंगे। और मैं ये कह रहा हूं कि ये जो विमर्श के नाम पर जिसको आप कहें, हालांकि मैं विमर्श से सहमत नहीं हूं, क्योंकि विमर्श अपने आप में एक साजिश है। दलित विमर्श नहीं है, दलित साहित्य है। महिला विमर्श नहीं है, महिला साहित्य है। निग्रो विमर्श नहीं है, निग्रो एक साहित्य है। अगर किसी का वीरगाथा काल एक विमर्श नहीं है, किसी का सौंदर्य पर बात करना विमर्श नहीं है, तो फिर ये विमर्श कैसे हो सकता है? अच्छा, दूसरी बात कि जब आपके योद्धाओं के दरबारी उनको खुश करने के लिए 50 बातें कह रहे हैं, और वो अगर मूल स्ट्रीम का साहित्य है, तो फिर वो आदमी जो खुद अनुभव करता है, अपने दर्द लिखता है, वो तो मूल स्ट्रीम का उससे आगे का साहित्य होना चाहिए। जी जी। जब एक युद्ध भूमि को देख करके और झूठी कल्पनाओं में, भले ही वो योद्धा हार के आ गया हो, झूठी कल्पनाओं में सिर्फ इस बात के लिए लिख रहा है कि उसको पदवी मिलेगी, उसको मान सम्मान मिलेगा, उसको जो है वो भाई जागीरें मिलेंगी, तो अगर उसका साहित्य मुख्य साहित्य है, तो फिर उस आदमी का साहित्य मुख्य साहित्य से आगे की बात है, जो उसने अपनी पीड़ाएं लिखी हैं। फिर तो जुठन का ओम प्रकाश वाल्मीकि, विक्रमासी का शरण कुमार लिम्बाले, आप उदरी की रमणिका गुप्ता, ये तो सबसे बहुत आगे खड़े हैं। तो फिर मुझे जब ये बात सोचने का मौका मिले कि विमर्श और साहित्य, तो फिर मुझे लगता है कि विमर्श स्वर्ण साहित्यकारों द्वारा रचित एक शब्द है, जबकि वो विमर्श का मोहताज नहीं है। विमर्श अपने आप में एक साजिश है। कोई महिला विमर्श नहीं है, कोई दलित विमर्श नहीं है, कोई निग्रो विमर्श नहीं है। निग्रो अपने आप में एक साहित्य है, दलित अपने आप में एक साहित्य है, और महिला अपने आप में एक साहित्य। ये विमर्श उनके लिए है जो दूसरे लोग हैं वो दूर खड़े देखते हैं, जब कोई डूबता है तो उनके लिए वो साहित्य है। और मुझे लगता है मेरी बात मुकम्मल है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बहुत सुंदर विचार, और पहली बार ये विचार मुझे सुनने में आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इन मौलिक विचारों के लिए आपको साधुवाद दिया जाना चाहिए। हम शुक्रिया। एक अपने आप में, मुझे लगता है कि साहित्य अपने आप में एक पूर्ण इकाई है, और वो जैसे अब कोई भी किसी भी दृष्टिकोण से लिखे, वो जन की पीड़ा कोई लिख रहा है, वो जनता की बात कोई लिख रहा है। वो मैं कलावादियों की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ मुक्तिबोध सरी के लेखकों की बात कर रहा हूँ, जो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया, जैसी दुनिया उसे बेहतर चाहिए, और पूरी दुनिया को साफ करने के लिए एक मेहतर चाहिए। यहाँ पर वे दोनों भंगिमाएं उठाते हैं। वे मेहतर का महत्व और मूल्य भी करते हैं, और दुनिया का अवमूल्यन भी आपके सामने रखते हैं। मुझे लगता है कि बिना किसी विमर्श के साहित्य को साहित्य समझा जाए। आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ, और ये भी कि ये एक साजिश है, इससे भी मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। लेकिन शुक्रिया। क्या किया जाए जब एकाधिक प्रकाशन मंच इस दिशा में काम कर रहे हैं? पत्रिकाएं निकलती हैं, मैगजीन्स निकलती हैं, वो विशेषांक निकलते हैं, उनमें हमारे आलेख आमंत्रित किए जाते हैं, हम छपते हैं। मुझे ध्यान पड़ता है कि हताई में आपका एक लेख छपा था, राजस्थान में दलित विमर्श की भ्रूण हत्या। तो ये आपको कैसे लग रहा है कि दलित विमर्श की भ्रूण हत्या कैसे हुई, कैसे उसको पीछे ले जाया गया, कैसे उसको धकिया गया? मैं प्रमोद जी इस बात को यूं कहूं कि पहली बात तो ये राजस्थानी का पहला दलित साहित्य विशेषांक आया कथेसर का, उसमें यह आलेख था राजस्थान दलित साहित्य की भ्रूण हत्या। और ये ऐसा कैसे महसूस हुआ, अगर इस बात में हम थोड़ा सा इसको विस्तार से अगर इसकी विवेचना करते हैं, तो हमें ये देखना होगा कि भाई साहित्य, मुझे नहीं पता कि सिंधु घाटी सभ्यता का भी कोई साहित्य होगा, और बाद में खरोष्टी और दूसरी ब्रह्मी लिपियों में भी जो शिलालेख लिखे गए, और उसके बाद पाली भाषा जो मेरी नजर में लोक भाषा है, और लोगों ने संस्कृत की बहुत महिमा गाई, और उसके बाद संस्कृत की रचनाएं आई,
फिर बाहरी लोग आए, एक लंबा चौड़ा साहित्य का, भारतीय साहित्य का एक इतिहास है। और जी जी। उसमें बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जिसका कोई साहित्यीकरण हुआ ही नहीं, दरअसल उनकी बात करी ही नहीं गई। अगर हम बात करें कि भाई चाटुकारों की बात करें या फिर आप दरबारी कवियों की बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि भाई जोधपुर के किसी भी दरबारी कवि ने राजा राम मेघवाल के बारे में लिखा होगा, या इतनी विस्तृत विवेचना या जिस करुणा की उस लेखन को जरूरत थी उन्होंने लिखा होगा। और अगर जी जी। राजस्थानी के इश्यू में अगर आप बात करेंगे, तो मैं ये कहूं कि जहां भाई हिंदी पट्टी में या दूसरी भाषाओं में जहां लोग बहुत बेबाकी से बात कर रहे थे, या आप कहें कि अभी मैं हमेशा उदाहरण लेता हूं मलाला यूसुफजई का, कि शिक्षा के लिए जिसको आतंकवादियों ने गोली मारी और उस महिला को नोबेल पुरस्कार मिला, और हमारे यहाँ 1945 में 1945 में कालीबाई को जो है वो गोली मार दी गई थी, इस बात के लिए कि वो शिक्षा को, स्कूल को, शिक्षक को बचाना चाहती थी, और यहाँ के लेखकों ने कभी नहीं लिखा। जब मैं पिछले दिनों देख रहा था कि भाई एक आम आदमी पार्टी में, पार्टी के सम्मेलन में एक किसान जो आत्महत्या कर लेते हैं, तो रामस्वरूप किसान की और एक दो तीन चार लेखकों की उस पर कहानियां आती हैं। कालीबाई हमेशा नजरअंदाज रही। तो मैं भ्रूण हत्या की अगर बात करूं, इस मसले में देखूं, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे भाई बहुत सारे लेखक राजस्थानी में ऐसे थे जो ये कह रहे थे दलित बहुत पुराना विषय हो गया, और वो लेखक थे जिन्होंने खुद कहानियां दलित पर लिखी। और जब खुद दलित लेखक उठ करके आए कि नहीं भाई तुमने जो सांचे दिए ठीक नहीं है, जैसे आपने अभी प्रेमचंद का जिक्र किया था, तो प्रेमचंद की जो जितनी दलित कहानियां हैं उसमें कफन एक कहानी है, और कफन कहानी के नायकों के संबंध में अगर आप गौर फरमाएंगे तो आप ये देखेंगे कि उसमें दलित स्वाभिमान को इतना कुरेदा, इतना मतलब नोच दिया गया है, इतना निचला मान लिया गया है जैसे कि वो मानव की तरह सोचते ही नहीं है। और ये बात, इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि प्रेमचंद भारतीय साहित्य में सबसे पहले दलित इश्यूज को उठाते हैं, और मंदिर जैसी कहानियां जो है वो उनकी बहुत ही गजब कहानी है। ठाकुर का कुआं आपने जिक्र किया, और ये वास्तव में ही, लेकिन अगर आप इस पर दलित दृष्टि की बात करेंगे तो ओम प्रकाश वाल्मीकि इसका बहुत भयंकर विवेचन कर देते हैं, कफन का पोस्टमार्टम दोबारा कर देते हैं, एक नया विजन दे देते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाना चाहिए था। तो अब बात ये राजस्थानी लेखकों की करें आप, तो मैं आपको भाई उदाहरण दूं मोहन आलोक का। तो मोहन आलोक की एक कहानी है कुंभी पाक। आप कुंभी पाक कहानी लेंगे तो उसमें दो पात्रों का बड़ा शानदार तुलनात्मक अध्ययन लेखक ने करने की कोशिश की है। तो एक तो ब्राह्मण लेखक है जो इस बात से, ब्राह्मण पात्र है वो इस बात से तंग है कि उसकी नौकरी नहीं लगी, और दूसरी तरफ जो है वो दलित पात्र इस बात से तंग है कि उसके झोंपड़े जला दिए गए, उसकी महिलाओं से बलात्कार हुआ। और वो लेखक, मैं कह रहा हूँ इतना इतना पक्षपाती लेखक है वो उस कहानी में, मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ उस लेखक की। वो इतना भेदभाव करता है कि उसको एक आदमी की नौकरी नहीं लगना और दूसरे की औरत का बलात्कार होना बराबर नजर आता है। और जब जब आप एक का झोंपड़ा जला देना उसको बराबर नजर आता है दूसरे उस आदमी के जिसकी नौकरी नहीं लगी। और ऐसा लगता है लेखक ये कहना चाह रहा है कि, और वो आज की बात नहीं है, 20 साल पहले की बात है, लेखक कहना चाह रहा है कि जैसे भाई ये जो आरक्षण है वो अपने आप में इतनी घिनौनी चीज है, और दूसरी तरफ वो झोंपड़े जलाने की बात को भी अपने अपने ही हाथों से लिख रहा है। तो वहां आपको इतनी यूं लगता है जैसे राजस्थानी का लेखक जो है वो पता नहीं भांग पी के लिखता होगा, है ना, और उसके पास तर्क नाम की चीज जो है वो है नहीं, और उसको अभी लेखक नहीं मानव होना बाकी है। उस कहानी को जब आप पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है। और कुंभी पाक जो है वो एक नरक की कहानी है, और दोनों जो है वो नरक मांगते हैं, और इस तरह की एक कहानी गुंथी गई है। लेकिन जब आप उसी मोहन आलोक की कहानी आप लीलदास में पढ़ते हैं बाद में गमछो, तब आपको लगता है कि वास्तव में उसके अंदर कोई दलित पैदा होता है। और वो कहानी इतने लेवल की कहानी है कि उसमें स्वानुभूति और सहानुभूति का जो दलित साहित्य का जो मानक है वो फ्लोप हो जाता है। और वो गमछो कहानी जो इतनी जबरदस्त कहानी है, मैं कहूं कि राजस्थानी के दलित स्वाभिमान की सबसे मजबूत कहानी है गमछो। तो अब बात ये आती है कि वो मोहन आलोक की इस बात पर सराहना होनी चाहिए कि उस आदमी ने अपने आप को कितना मेच्योर, कितना परिपक्व बनाया है एक लेखक के तौर पर। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लेखक थे जैसे चेतन स्वामी ले लीजिए आप, अच्छे राजस्थानी के आलोचक हैं। बाई कहानी उन्होंने लिखी, बाई कहानी वही आपकी सावल कावल कहानी के बराबर की, लगभग उसी समय की कहानी रही होगी। किस्तूरी मर्ग कविता संग्रह से उन्होंने उस कहानी को हमने लिया। तो भाई कहानी लिखने वाला आदमी एक संगोष्ठी में भाई दूसरे लेखकों को कहता है जो दलित विमर्श पर लिखते हैं, उनको कहता है कि ये तो नहीं, ये दौर तो चला गया,
मेरा सवाल था आया कब था, आया कब ये दौर? जब दो दौर आया ही नहीं, वो दौर चला कैसे गया? तो फिर वहां लगता है कि वहां बहुत सारे लेखक ऐसे हैं जो जो इस बात में लगे हैं कि दलित साहित्य अभी अपनी माँ के पेट में आया ही नहीं, और वो लोग जो उस पुराने जो डॉक्टर जो भ्रूण हत्या कर रहे थे उसकी तरह वो आपके सॉरी चाकू छुरिया लेकर के खड़े हैं कि कैसे इसके भ्रूण हत्या की जाए। तो वो सवाल वहां से निकल करके आया कि भाई उन बुजुर्ग लेखकों से ये सवाल था कि भाई अभी तो दलित विमर्श आया ही नहीं राजस्थानी में, और आप लोग जो है पहले से उसकी भ्रूण हत्या कर देना चाहते हैं। आप उनको सुनिए तो सही, आप राजू सारसर को सुनिए कि जुत्ती में राजू सारसर क्या कहना चाहते हैं। आप सुनिए पेपलो चमार में प्रोफेसर क्या कहना चाहते हैं। आप सुनिए कि आपका उमेद धानिया क्या कहना चाह रहा है लेवल में। आप सुनिए बीएल पार्स रूंगरेज में क्या कहना चाहते हैं। आप सुनिए, आप कैसे कह सकते हैं कि दलित साहित्य का दौर चला गया जब आया ही नहीं? जब आज दलित दुल्लों को घोड़ी से उतार के पीट दिया जाता है, जब आप भीलों के आज झोंपड़े जला दिए जाते हैं, आज जब 3 किशोरों की कल की घटना है जाम्बो थाने की फलोदी एरिया की, 3 किशोरों को जो है वो पुलिस ने रखा, 4 दिन तक रखा, 3rd डिग्री टॉर्चर किया सिर्फ चोरी के शक में, और बाद में उनको छोड़ दिया गया। और आज वहां से खबर आई कि वहां 2-3 पुलिस वाले जो हैं वो लाइन हाजिर हुए हैं। जब आपके उत्पीड़न के लिए वो इतने सस्ते लोग हैं, आप सोचिए उन बच्चों के दिमाग पर क्या गुजरती है। आप अपराधी पैदा तो नहीं कर रहे कहीं उन जातियों से? जब जिन जातियों से, जिन लोगों से 70 साल बाद आपको ऐसा बना लेना चाहिए था समाज कि जहां आरक्षण की वास्तव में जरूरत ना पड़ती, हम आपकी प्रशंसा करते। सत्ता का केंद्रण 5000 साल से आपके पक्ष में रहा, और जब वो लोग आज अपनी बात उठाने लगे हैं, जब वो अपनी बात रखने लगे हैं, और आप जो है वो पहले से ही चाकू चुरिया लेके खड़े हैं कि नहीं इसकी जरूरत ही नहीं है, इसको सुनने की जरूरत नहीं है। ये कौन सा साहित्य रच रहे हैं आप जिसमें जो है वो सुनने, सहमति, असहमति और वैचारिकता की बात ही नहीं है। आप प्रथम दृष्टया विरोध करूंगा जी। शिव बोधी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बहुत आप मार्मिक ढंग से आपकी बात राखी है, और तथ्यात्मक भी है, तार्किक बात भी है। अब माने यह देखना है कि राजस्थानी जो जिको आज रो दलित लेखन है वो के दिशा में जा रहे है, बिंगो जिको फलित है वो थाने किया लागे है, कोई संभावना सामाजिक परिवर्तन भी दिखाई दे कौन दे? प्रमोद जी, दलित साहित्य जी को है वो अंबेडकरी साहित्य है। अगर मैं एक लाइन में बात कहूं तो आप दलित साहित्य ने नहीं तो मार्क्सवादी साहित्य कह इसको, और नहीं आप गांधीवादी साहित्य कह इसको। राजस्थान की जी की पृष्ठभूमि है, और बी पर जी को साहित्य पर जी को प्रभाव रहे हो, बी प्रभाव के वहां एक तो क्योंकि राजस्थान में रजवाड़ा की भूमि रही है, और रजवाड़ा दरबारी रहा है, और मनुज देपावत रेवदाम चाणबरगा अपवाद अठे है जिके लोगा जिका पूर्वजा भले ही भी मेल भी हवेली की बात करी वेला, पर बा लोगा आम आदमी और किसान मजदूर की बात करी, और बींगे पीछे जी की प्रेरणा ही बाई समाजवाद, कम्युनिज्म। और ई बात में कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान को जी को जोधपुर अंचल है, बठे को जी को दलित कम्युनिटी को जी को आपा माना उत्थान या आपा बांगा बांगी जागृति को अगर पॉइंट लेवा तो बठे बहुत सा ऐसा साथी मारा साथी है जिका कॉलेज टाइम कम्युनिज्म प्रभाव हुई बा आपकी सामाजिकता की सामाजिक कार्य की शुरुआत करी। दूसरी तरफ अगर आप बात करा गांधीयन, तो मैं ये बात ने नकार नहीं सकूं कि आज राजस्थानी को जिको दलित साहित्य बिंग में हिस्सा मौजूद है लोग बे लोग आप पूरी कोशिश करी है कि जिको दलित साहित्य बिन गांधीवादी साहित्य साबित करने की कोशिश करी है, और बा कोशिश करी है कि भी मैं गांधी को जिको रीजनवाद है बिन अंबेडकरवाद हूं ऊपर हावी साबित कर दे वहां। हाँ आ बात बीजी है कि बे आपके मनसूबा में कामयाब नहीं हो सका, और वे नहीं हो सके क्यों कि जब आप जब दलित साहित्य की उत्पत्ति की बात करो ला तो आपने महाराष्ट्र पुगनो पड़ेला, आपने मराठी ताई पुगनो पड़ेला, आपने बांग्ला ताई पुगनो पड़ेला, और बैठेगा बांग्ला को बजरंग बिहारी तिवारी बहुत सुंदर विश्लेषण आपकी किताब में बांग्ला दलित साहित्य में दियो है। गुजराती
दूसरी जितनी भी तेलुगु तमिल सारी भाषाओं में दलित साहित्य आयो है, लेकिन इनकी शुरुआत हुआ है मराठी। और मराठी हुई वजह हुआ है कि भी बाबा साहब अम्बेडकर की कर्मस्थली जन्मस्थली अगर महू मध्य प्रदेश है तो कर्मस्थली महाराष्ट्र बाबा साहब अम्बेडकर की रही है। और बठऊ दलित साहित्य निकले तो दलित साहित्य पूरा अम्बेडकरी साहित्य है। अगर दलित साहित्य अगर अम्बेडकरी साहित्य है तो फिर अपन आ बात माननी पड़ेगी, चाहे वो राजस्थानी बेल्ट को है चाहे वो गुजराती बेल्ट को है, दलित साहित्य वो है जिको बाबा साहब अम्बेडकर की बेचारी की गो है। अब राजस्थानी साहित्य में ऐसा बहुत सा दलित साहित्यकारी हुएला जिका जय भीम कहता शर्मावे। अब वह पूछे माने कि भी जय भीम क्यों, तो अभिवादन का बहुत सा कारण हो बहुत सा तरीका हो सके थारा। और अठे जो जय भीम की बात आवे तो माने यहाँ लगे कि जय भीम के माँ संविधान की जय है, लोकतंत्र की जय है, भी सारे दमित उत्पीड़ित वर्ग की जय है जिको वर्ग। मैं अगर आप बात कहूं था ने कि आज अगर सानू ज्यादा फोटोज अगर की लागेड़ी है तो बाबा साहब अम्बेडकर की है। अगर भारत में सानू ज्यादा मूर्तियां की है तो बाबा साहब अम्बेडकर की है। अगर सानू ज्यादा किताबा की बिके तो बाबा साहब अम्बेडकर की बिके। सानू ज्यादा जयंती की मनाई जाए तो अम्बेडकर की मनाई जाए। 70 साल गए मां और 1956 में बाबा साहब जाता रहा। और मैं कहूं 1984 में कांसीराम गए आने तक वह लगभग बांगो विचार लुप्त रहे हो। 1984 ले गए 2021 तक लगभग 40 साल गए युग गए मां 36-35 साल के युग में अम्बेडकर अपने आप में किसी का नाम बन गयो जिके के नाम पर आज सानू ज्यादा किताबा बिक्री है, जिको सानू ज्यादा पढ़े जाने वाला लेखक है, जिको सानू प्रासंगिक विचार है और आगू आगे और मजबूत हुए। जिया जिया दुनिया में अगर एक सहिष्णु लोकतंत्र की बात आवेगी बिया बिया अम्बेडकर जी का वो प्रासंगिक हो तो जागो। तो राजस्थानी जी की है भी राजस्थानी के माँ कुछ एक ऐसा लोग है जिका वे थोपने की कोशिश करे दलित साहित्य के ऊपर गांधी की छोरी। हाँ मैं यहाँ कौन कहूँ कि गांधी कोई विरोधी विचार है, गांधी की जरूरत है, मार्क्स की जरूरत है और हर भी महापुरुष की जरूरत है जिको समाज ने एक राह दिखावे। जाम्बो जी की जरूरत है, नामदेव छिंपा की जरूरत है, छोटू राम जाट की जरूरत है, मतलब हर भी आदमी की जरूरत है जिके आपकी अनुभूतियों समाज ने एक राह दिखाई है। लेकिन मैं आकूं कि थे भी चीज एक बेचारी की के ऊपर दूसरी बेचारी की थोप नहीं सको। अगर थे आ देखना चाहो कि भाई राजस्थान के माँ या भारत के माँ जिका उत्पीड़न होने लग रहे है और मांगे पीछे अगर कारण थाने यहाँ लगा कि सिर्फ आर्थिक कारण है तो थे मार्क्स ने जानबूझ के थोपन लग रहा हो। सच बात नहीं है। सच बात है कि भाई थे गरीब ही खातर हो थे अछूतो इन थे चाय की दुकान ही कौन खोल सको तो थाने गरीब होना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है कि जठे अम्बेडकर जठे जाति आवेगी जठे जातीय उत्पीड़न आवेगा बठे अम्बेडकर आसी। और अगर वह जी का साहित्यिक पुरोधा टाइप का लोग है और की दलित बांग आंगली पकड़ के चालन लग रहे हैं वह लोगों ने मैं कहना चाहूं कि गांधीवाद जो है वो अम्बेडकरवाद नहीं है और गांधीवाद जो है वो दलित साहित्य की बेचारी की नहीं है। दलित साहित्य की बेचारी की अम्बेडकरिज्म है और अम्बेडकर है तो इसका मतलब आपको मानना पड़ेगा कि अम्बेडकर ने 3 गुरु माने, कबीर, प्राचीन भारत से बुद्ध, मध्य भारत से कबीर और आधुनिक भारत से ज्योतिबा फुले। अगर आप इन तीनों को मानते हैं मतलब वो अम्बेडकरवाद वहां मुकम्मल होता है। गांधी वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं, अम्बेडकर जाति विहीन समाज के समर्थक हैं। भले ही जाति विहीन समाज एक आदर्श विचार है, भले ही अगले 100 साल तक ना बने, लेकिन वो एक लक्षित विचार है। अम्बेडकर उस पर प्रतिबद्ध थे और दलित साहित्यकार उस पर प्रतिबद्ध होते हैं। तो अच्छा दूसरी एक प्लस बात यह है कि राजस्थानी के दलित साहित्यकार, राजस्थानी का जो दलित साहित्य है वो देश के दूसरे साहित्यों से आगे इसलिए है, अलग इसलिए है, उसकी वैचारिकी में बुद्ध पहले से शामिल है। जब आप नाम देखते हैं शिव बोधि, BL पारस, संध्या बोध, ममता संबोधि, तो आप सतीश सम्यक, जब आप कोई भी आप अगर गैर दलित साहित्यकारों का नाम लेंगे, अनिल अबूज, जाति मत बूझिए, पवन अनाम उसकी जाति का कोई नाम नहीं है, तो ये वहां अपने आप में बुद्ध और गैर जाति विचार पहले से मौजूद है। अब इसके बावजूद भी कुछ ऐसे दलित साहित्यकार हैं जो अपने नाम के साथ बड़े ठरके से जाति लगाते हैं। मैं उनको दिग्भ्रमित कहता हूं, अभी उनको भ्रमित है, वो उनको अच्छा पढ़ने की जरूरत है और अम्बेडकरी वैचारिकी को समझने की जरूरत है। तो मेरा विचार ये है कि राजस्थानी का दलित साहित्य अपने ट्रैक पर है
और एक दिन वो वास्तव में ही सबसे नई विचारधारा है, बस उसके कुछ लोगों को अंबेडकर को समझने की जरूरत है और गांधीवादी पुरोधाओं को दरकिनार करने की जरूरत है, सही तरह से मूल्यांकन तार्किक आधार पर करने की जरूरत है। और एक बात और बताऊं, दलित साहित्य जो है वो अनुभूति का, अनुभव का साहित्य है। अगर एक आदमी जिसके बाप दादा जयन अय्यन या बड़े बड़े ऑफिसर थे और उनकी तीसरी पीढ़ी के लोग अगर पैदा होकर के और वो ये कहें कि हमारे अनुभव है और उस अनुभवों की आड़ में वो गरीब जनता का या दूसरे गरीब दलितों का अनुभव लिख करके उसकी वाहवाही बटोरते हैं, तो मुझे यूं लगता है कि दलित साहित्य अनुभव आधारित साहित्य है, अनुभूति आधारित साहित्य है। तो उनको खुद अनुभव लेना चाहिए। पहले दलित होने का अनुभव, पहले वो चिमनी की रोशनी में पढ़ के आए, सिर्फ उस जाति में पैदा हो गए इस बात के लिए कोई वो नहीं हो जाते। उन्होंने दलितों की वो चीजें झेली ही नहीं, तो अपने आप में ही उनको वो अंबेडकर से दिक्कत होगी ही, क्योंकि जी जी श्री बोधी सर, सुभाष सिंगाठिया जी लिखते हैं, श्री बोधी जी बहुत ही एक तरफा बोल रहे हैं आप कहते हैं कि विमर्श के बिना कोई विकास संभव नहीं, ये भी आपने कहा है। शिवबोधी जी की आवाज नहीं आ रही है। शिवबोधी जी आप जरा एक बार देखें, ये क्या हो गया है। मैं दोबारा जोड़ता हूँ। शिवबोधी जी आप दोबारा एक बार लाइव आने की कोशिश करें। पारियर एक तरफा प्रमोद सर ही बंद हो गया है। मैं तो हमारे साथ जुड़े मेरे बहू बेटे, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। कृष्ण चोपड़ा जुड़े हैं, बहुत शानदार शिवबोधी जी। शिवबोधी सर आप जरा एक बार फिर से रिक्वेस्ट भेजेंगे, जुड़ेंगे अभी कुछ ही क्षणों में। जुड़ने के लिए मैं कोशिश करता ऐड तो की। शिवबोधी में कनेक्शन कट गया, आवाज नहीं आ रही थी मेरे पास। जी 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 हाँ, वो आपके शक्तिशाली विचार सुनकर के नेट जो है घबरा गया। जी सुभाष सिंगाठिया, कॉमरेड सुभाष सिंगाठिया गंगानगर से आपसे सवाल करते हैं कि आप थोड़ा एक तरफा बोल रहे हैं और विमर्श के बिना कोई भी विकास संभव नहीं है, ऐसा भी वो कहते हैं। विचार विमर्श के बिना तो कोई भी विमर्श और विचार होगा ही नहीं। लेकिन रही बात जहां तक एक तरफा बोलने की, तो जिस तरफ से मैं बोल रहा हूं उस तरफ से आज तक कोई बोला ही तो नहीं, या बहुत कम लोग बोले हैं, तो मुझे थोड़ा पुरजोर बोलना पड़ेगा ये। अच्छा उत्तर दिया, अच्छा उत्तर दिया। अच्छा शिवबोधी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, कमोबेश हम जो आपकी सारी बातें मैंने सुनी, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि गांधी बनाम अंबेडकर बनाम ज्योतिबा फूले बनाम कबीर बनाम एक नई किस्म की लड़ाई शुरू हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा? ये लड़ाई एक्चुअल में इसके 2-3 पहलू हैं प्रमोद जी। नंबर एक बात तो ये लड़ाई आज की नहीं है। अगर आप भारतीय ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर नजर दौड़ाएंगे तो अंबेडकर से भाई जितना गांधी अंग्रेजों से अगर हर बात पर विमर्श करना चाहते हैं, उतना का उतना तत्कालीन समय में गांधी अंबेडकर से विमर्श करना चाहते हैं। अगर वो हर जगह ये सोचते हैं कि अंग्रेजों ऐसा करो, तो वो अंबेडकर से भी हर जगह कन्विंस करना चाहते हैं कि ऐसा करो। आप ये देखते हैं कि जब गांधी से अंबेडकर मिलने जाते हैं तो वो अपने लोगों से शिकायत करते हैं कि आपने बताया क्यों नहीं कि अंबेडकर महार हैं या छूत हैं। अच्छा, हर जगह गांधी को ये दिक्कत रहती है कि वो वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं और वो छुआछूत का विरोध करते हैं, जबकि दूसरी तरफ अंबेडकर जो है वो जाति विहीन समाज चाहते हैं। तो टकराव तो हो गया। लेकिन ये दूसरा सुखद पहलू ये है कि गांधी और अंबेडकर का टकराव कहीं भी हिंसात्मक नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं है जिसमें बात करने की संभावनाएं खत्म हो जाए। आप ये देखते हैं कि 1932 का पुना पैक्ट दोनों के बीच में होता है। आप ये देखते हैं कि गांधी जी की जान बचाने के लिए अंबेडकर समझौता करते हैं। आप ये देखते हैं कि दोनों तीसरे गोलमेज सम्मेलन में आमने सामने बैठे होते हैं। और ऐसे बहुत जगह मौके आते हैं जब वो संवाद के लिए तैयार होते हैं। तो ये लड़ाई वैचारिक है और ये लड़ाई सर्वोत्तम बनाने के लिए है, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन ये लड़ाई वैचारिक है तो है, फिर लड़ाई जरूर है,
लेकिन वहां वहां बात करने की, संवाद करने की संभावना खत्म नहीं है। और हम ऐसा चाहेंगे हर बार कि हमारे देश की संसद से लेकर के पंचायत तक ऐसा हो कि वहां वैचारिक लड़ाई भले हो लेकिन बात रखने की और सुनने की संभावनाएं खत्म ना हो। बहुत अच्छा। तो इसमें बुराई क्या है? ठीक है, मैं आपकी बात से फिर सहमत होता हूं। और अब मेरा जी जो शुक्रिया। अगला सवाल है, जो मेरा सवाल है वो ये है कि जैसे आप अनुभवजन्य साहित्य लिखने की बात करते हैं, कि जो पीड़ा भोगी गई, जो यथार्थ भोगा गया। अब जैसे उमेद गोठवाल की आत्मकथा आई है, चय माने चमार। पैमानी चमार। जी। जी। तो अब बहुत उसका स्वागत हो रहा है, बहुत चर्चित वो किताब हो रही है, बहुत बड़े फलक पर उसका लोग उसको पढ़ना चाह रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये कि क्या इसे एक रास्ता नहीं हो जाएगी? जैसे क्योंकि अत्याचारों की श्रेणी तो एक ही तरह की होती है, अछूत मानना या छुआछूत मानना, ये तो एक ही तरह की चीजें हैं। तो बार बार आप एक ही तरह के दर्शन या चीजों को लेके आएंगे तो वो थोड़ा सीमित नहीं हो जाएगा? देखिए, अगर आप ये देखें कि अगर आप अत्याचारों का क्लासिफिकेशन करने पर जाएंगे तो फिर महिलाओं पर हमेशा एक तरह का अत्याचार होगा, या निग्रो जाति का नाम आया तो फिर उनका हमेशा उनका कलर देखा जाएगा, और जाति का इश्यू आया तो फिर लोग सिर्फ उसकी जाति देखेंगे। लेकिन ये ऐसा है नहीं। जब आप एक दलित के तौर पर जी करके देखते हैं तो वो आपको हर कदम पर नए अनुभव देता है, हर कदम पर नई पीड़ाएं देता है। जैसे मैं आपको अगर ये उदाहरण कहूं कि मुझे एक गैजेटेड ऑफिसर होकर के अगर कमरा देखना पड़े और मैं किसी भी घर में घुसूं और जाके पूछूं कि मुझे एक कमरा चाहिए, मतलब मैं बात 2021 की कर रहा हूं। जी जी। मैं बाबा साहब अंबेडकर के गायकवाड़ बड़ौदा के सेवा में नौकरी करने के वक्त की नहीं कर रहा कि जहां उनका सामान बाहर फेंक दिया जाता है। मैं उससे भी कई सौ, यानी आप माने एक शताब्दी बाद की बात कर रहा हूं। और जब वो पूछे गेस्टेड ऑफिसर किसी से कि जी आपके इधर कमरा है क्या, मुझे रहना है, और बदले में उसकी अगर उससे पूछ लिया जाए कि पहले ये बताओ कौन जात हो, तो इस पीड़ा को लेकर के जब आपकी जो अनुभूतियां हैं पूरी गलियों में घूमने के बाद, ये एक अकेली पीड़ा, ये एक प्रकार का अत्याचार आपके लिए कितने तरह के विचार पैदा करता है दिमाग में, कितनी तरह की आपको निराश करता है। तो ये सिर्फ एक बात नहीं है, ये हर एक बात जब आप अखबार में पढ़ेंगे कि जब भाई किसी आदमी को मंदिर में जाने के लिए पीटा गया, किसी को घोड़ी पर बैठने के लिए पीटा गया, या आप देखेंगे करनू गांव का इश्यू आया था कि उसके जो गुदा में ये डाल दिया गया। मतलब आप ये देखें, उसके आपको उसका साइकोलॉजिकल विश्लेषण करना होगा, उसका मानसिक विश्लेषण करना होगा कि आप इस तरह के होंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, मैं बहुत छोटा था और हम लोग बकरियां चरा रहे थे। जी जी। और हम दो थे और एक मेरे साथ जो था वो जाट कम्युनिटी का कोई बच्चा था, वो मुझसे छोटा था, और हमारी बकरियां किसी खेत में घुस गई। और जो खेत का मालिक आया वो भी एक जाट था। उसने उससे पूछा कि तुम किसके हो, और मुझे पूछा किसके हो। उसको फिर उसने कहा कि भाग जाओ यहां से और मेरे लिए पानी लाना, ये कह के उसको भेज दिया। और मुझे उसने 1 घंटे तक मुर्गा बनाए रखा। अगर आप इस बात को देखें कि ऐसे पता नहीं कितने बच्चे होंगे जो बच्चे अपना कॉन्फिडेंस, अपना आत्मविश्वास, अपना आत्म स्वाभिमान, पता नहीं क्या क्या चीजें इस वजह से बचपन से ही खो देते हैं कि उनकी जाति जो है उनसे थोड़ी भिन्न थी, या उस तरह से थी जिस तरह से उन स्वर्णों ने तय कर रखी थी। बहुत सारे लोग उगने से पहले ही जल जाते हैं, या उगने से पहले ही उन परिस्थितियों में आ जाते हैं कि वो उगे ही ना। तो ये इसको आप एक किस्म का अत्याचार नहीं कह सकते। आप ये कहेंगे कि आपने 5,000 साल तक कितने ही पेंटर्स, कितने ही साहित्यकार, कितने ही प्रबंधक, पता नहीं कितना टैलेंट आपने उगने ही नहीं दिया, सिर्फ जाति नाम की एक कल्पना के कारण। तो ये एक प्रकार का नहीं है उत्पीड़न।
मैं ये कहूं चलिए। कि राजाराम मेघवाल को नींव में चिना जाता है, आज किसी राजाराम को नींव में नहीं चिना जाता, हम्म। बस स्वाभिमान रोन दिया जाता है जहां जरूरत हो। तो ये एक किस्म का नहीं है मेरा कहने का, ये इतना और मल्टी है, ये इतना विविध है, लेकिन बस उसको समझने के लिए जो आपको डिवाइस चाहिए वो आपको चाहिए मनोवैज्ञानिक, कि इसका बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक असर है, और ये व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक असर नहीं है, ये सामाजिक मनोविज्ञान को प्रभावित करता है जी जी और जी सदियों सदियों तक करता है। जी 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 जी, बहुत बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। इधर सुभाष सिंगाठिया साहब लिखते हैं कि आपके साथ जिसने जो किया वो निंदनीय है, लेकिन इनका सवाल ये है कि सवाल जो था वो यहाँ आया था अभी, कि अंबेडकर हमारे लिए बेहद मैं सम्मान। जी। जी जी ये- अंबेडकर हमारे लिए बेहद सम्मानित और प्रिय शख्सियत हैं जिन्होंने संविधान दिया, मगर गांधी को कमतर करके आंकने की बात हमें रास नहीं आती। मैं इसमें दो बातें कहूं कि नंबर एक बात तो ये सुभाष सिंगाठिया जी से कहना चाहूंगा कि जो मेरे साथ हुआ या किसी के साथ हुआ या किसी के साथ जितने लोगों के साथ हुआ, उसके निंदनीय होने का यहाँ इसलिए प्रश्न नहीं है कि ये कोई व्यक्तिगत मसला नहीं, ये मसला सामाजिक है, ये मसला बहुत बड़ा है, और ये मसला जाति से जुड़ा हुआ है, जाति के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात, गांधी जी को कहीं भी कमतर आंकने की है तो मैं इसमें यह कहूंगा कि जब दलित विषय आएगा, दलित साहित्य का प्रश्न आएगा, तो उसके आदर्श गांधी जी नहीं है, उसके आदर्श मार्क्स नहीं है। मैंने ये बात पहले कही थी, अगर सुभाष जी को याद हो, कि हर महापुरुष की अपनी प्रासंगिकता है, उनके अपने विचार हैं, और उन विचारों को समाज की जरूरत है। तत्कालीन रूप से अगर आप अगर जाम्बो को ढंग से समझते हैं तो हमें यह महसूस होगा कि जाम्बो जी की कितनी जरूरत रही है। अगर हम नानक को समझते हैं तो हम महसूस करेंगे कि नानक की कितनी जरूरत रही है। अगर हम छोटूराम जाट को समझेंगे तो हमें पता लगेगा कि उनकी कितनी जरूरत रही है। मैं अगर एक बहुत अच्छी। स्थानीय लेवल पर देखूं कि स्वामी केशवानंद को अगर मैं देखूं तो हमें पता लगता है कि केशवानंद जी ने हमें सिखाया कि हमें संस्थानों की कितनी जरूरत है। लेकिन मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूं, मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूं कि आप दलित साहित्य के लिए गांधी जी को अंबेडकर की जगह रिप्लेस नहीं कर सकते, आप प्रतिस्थापित नहीं कर सकते उनको। और दूसरी बात कि जहां गांधी जी अपनी जगह जिन विषयों पर प्रासंगिक हैं उन पर गांधी जी प्रासंगिक हैं, मेरा उनसे कोई सवाल नहीं है, लेकिन आप दलित साहित्य के लिए आदर्श अंबेडकर की जगह गांधी नहीं रख सकते। जी जी जी। तारा प्रजापत जी आई है, कम या ज्यादा नहीं आंक सकते हम, यही बात श्री मोदी जी ने कही है। मैं दोनों बातों से सहमत हूँ। हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा आराम मिलेगा क्योंकि आपके विचार इतने तेज होते हैं कि वो अरे कुछ कविताएं आपकी हो जाए राजस्थानी हिंदी दोनों में, तो हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा आराम मिलेगा क्योंकि आपके विचार इतने तेज होते हैं कि वो अरे आदमी को हिला देते हैं। मैं प्रमोद जी कविता मेरी राजस्थानी में पढ़ना चाहूंगा। अच्छा जी। पैरेलल लिटरेचर फेस्टिवल में मैं कविता, वो शीर्षक है यदा यदा धर्मस्य, और आपने ठा है गीता की पंक्तियां है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है, अभ्युत्थानम तो हमारी धर्मस्यम। जी जी, तो हमारी कविता वो शीर्षक जी को है, वही तो ये यदा यदा धर्मस्य। और आपने इतिहास और मिथ कहां से और गुजरनो पड़सी। मैं कविता पढ़ूं के अचानक के मारे पगा माए आर पड़े संबुकरी मुंडी। अचानक के मारे पगा माए आर पड़े संबुकरी मुंडी मुंडी। अर मैं विद कर पाछो सक जाऊं। अचानक के मारे पगा माए आर पड़े संबुकरी मुंडी, अर मैं विद कर पाछो सरक जाऊं। सिनेक माई माने लागे जाने मैं खुद रही पुरख है राजा राम जी लाश माथे उगो। ओहो हो। अचानक के मारे पगा माए आर पड़े संबुकरी मुंडी,
मैं बिदक कर पाछो सरक जाऊं, सिने एक माई माने लागे, जाने मैं खुद रही पुरख है, राधा राम रही लाश माथे उबो हूं। मैं आखो जोर लगाए ने उछलूं, मैं आखो जोर लगाए ने उछलूं, पण ओ के मारे सिर माथे है बामन रो पग। मैं आखो जोर लगाए ने उछलूं, पण ओ के मारे सिर माथे है बामन रो पग। धरती से ही अणु तो भारी, धरती से ही अणु तो भारी, अनुसो माने बारी। अब बैस्यूं, हाँ माने अब बैस्यूं सुनी जाए एक भरगम गूंज, माने अब बैस्यूं सुनी जाए एक भरगम गूंज। तू सखरो मिनख है, इनस्यूं पाताल जापरो। मारे सिर माथे है बामन रो पग, धरती से अणु तो भारी, माने अब बैस्यूं सुनी जाए एक भरगम गूंज। तू सखरो मिनख है, इन सारू पाताल जापरो। इस ठास्यूं प्रसन्न होयो। मैं पसीने से हड़ा डोब, मैं पसीने से हड़ा डोब, आखे डील माए धूजनी छूट जे, पग भाखर हो जे, साम्या नहीं समय, पग भाखर हो जे, साम्या नहीं समय। मारो डील जाने रगत विहोणो हुई ने, किणी फिड़कले रे 500 हो जे, एर हाडा माए कटड़का बादल ढुके, खाली मारी खाल खोलियो सी होंती लखावे। होले होले मैं भुर भुरावने ढुकूं। ओहो। मारो डील जाने रगत विहोणो हुई ने, किणी फिड़कले रे 500 हो जे, एर हाडा माए कटड़का बादल ढुके, मारी खाल खोलियो सी हूंती लखावे। होले होले मैं भुर भुरावने ढुकूं। देखता देखता मैं रेत रे एक दड़े माए तब्दील हो जाऊं। वी रेत रो एक बतूड़ियो उठे, वी रेत रो एक बतूड़ियो उठे, भर मुट्ठी मारी आंख्या माए दे नाखे, भर मुट्ठी मारी आंख्या माए दे नाखे। मैं आंख्या मुसल तो चिमक कर बैठे हो जाऊं। राखुंडे आंध्रे माए सु ठणर आमती, गांव रे मिंदर रे रेडिये री आवाज मारे कांदा माए गुंजे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। ओ, बहुत ही बढ़िया रूपक खींचो है पूरो। न्याय शोषण धर्म और सारी चीजा ने मिलार जी स्थिति बने अंतर मन में बिना आप बहुत खोलने की कोशिश करी है। और निसंदेह मतलब जिका मिथक है या प्रतीक है इतिहास रहा या पुराना रहा वह कई बार बहुत भारी पड़ा आपा ने। और बारो 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 अनुसंधान होना चाहिए, इनमें कोई शक नहीं है। अगली कविता जी अंतुषा। अगली कविता में फूटरा पे नाम शू पढ़ना चाहूंगा कि तू उन्मुक्त है जिके शू भाखर माथे उबो सरावे कुदरत ने। तू उन्मुक्त है जिके शू भाखर माथे उबो सरावे है कुदरत ने। बादल एने बायरो थाने सलाम ठोकने जावे, बादल एने बायरो थाने सलाम ठोकने जावे। लाजमी है थारो कुदरत रा गीत गावनो, ठेठ भीतर ताई रोमांच भर जावनो। मैं अजेस अंधेरी गुफावा माए भिंता रे बचबेड़ा खाऊं। मैं अजेस भाखरारी तलेटिया माए बनावड़ी खाना रे भाटा हेठे दबेड़ो हूं। मैं अजेस बुरी जोड़ो हूं धोरारी ढलान माथली जिप्सम री खेणा माए। मैं भगत चीख सकूं अरे घणी वेड़िया तो चीख ही को सकूं नहीं। फूट सके मारे माए भगत वेदना रुदन क्रंदन के आक्रोश। मारा कंठ भगत दर्द गा सके, रिसाणी हुई सके मारी भांपण तड़फड़ा सके मारा हाथ पग। मैं ही सगळे से मुक्त हूं सारू गावनो चाहूं मुक्ति रा गीत। जद मैं अठे से निवड़ जासू मारो वादो रहो, मैं ही गासू थारे साथे भाखर माथे उबने कुदरत रा गीत। ठेठ भीतर ताई रोबासू भर जावन सारू, इतरे ताई मारे गीता माए फुटरा को मती ढूंढी। अरे वाह इतरे ताई वाह मारे गीता माए वाह फुटरा को मती ढूंढी। वाह। और भी शुक्रिया। गम है दुनिया में मोहब्बत के सिवा। बहुत बढ़िया कविता। एक हिंदी कविता और आने दो, हिंदी में कविता। जी जी जी, मैं हिंदी की एक कविता बांटना चाहूंगा।
कि मैं उसके जल कर कोयला हो चुके बदन को देख सकता हूँ। मैं उसके जलकर मैं कोयला हो चुके बदन को देख सकता हूँ। मैं उसके जल कर कोयला हो चुके बदन को देख सकता हूँ। मैं महसूस कर सकता हूँ उसके जन नांगों से अभी भी रिश्ता खून। ओहो हो। मेरे मेरे कानों में बेबस चित्कारें गूंजती हैं, जैसे इसके सिवाय कुछ भी नहीं बचा समूची धरती पर। मैं महसूस कर सकता हूँ उसके जन्नांगों से अभी भी रिश्ता खून। मेरे कानों में बेबस चित्कारें गूंजती हैं, जैसे इसके सिवाय कुछ भी नहीं बचा समूची धरती पर। गलियां भर आई हैं तेजाब से, एक नदी जो उफन रही है, जिसमें तेजाब के साथ मिला है खून और आंसू। मुझ में सहमे हुए बेबस चेहरा, मुझ में सहमा हुआ बेबस चेहरा, जो अभी तक मासूम के सिवा कुछ न था, सिहरन बनकर दौड़ जाता है। ए मेरे देश की सरकार, एक योजना लॉन्च कर जो धरती को बंजर कर दे। ए मेरे देश ओहो की हो। सरकार, एक योजना लॉन्च कर जो धरती को बंजर कर दे। बहुत ही मार्मिक और कठिन कविता। मैं समझता हूँ कि शुक्रिया। आपका लेखन हमें बहुत नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है, और हम सोचेंगे, हम सोच रहे हैं, हम आपको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपके निकट आना चाहते हैं। इधर कुछ मित्रों के नाम ले लूं, बहुत जरूरी है, वरना मित्र नाराज हो जाएंगे कि हमारे कमेंट नहीं पढ़े गए। जी। अशोक कालवा साहब कहते हैं बायरो सलाम ठोके। जी। सुभाष सिंह गाठिया जी ने लिखा है हेल्दी कॉन्ग्रेचुलेशन कविता के लिए, मार्मिकता से जी शुक्रिया। लबरेज कविता। जी। बहन बंशी यथार्थ राजस्थान पुलिस से लिखती हैं, वाह शिव क्या बात है, वाह शिव। जी। शुक्रिया बंसी जी। तारा प्रजापति जोधपुर से लिखती हैं, बहुत ही भावपूर्ण रचनाएं सर, बधाई। शुक्रिया। मुकेश कुमार जी कहते हैं, चांद कविता का वाचन कीजिए शिव बोधी जी। हाँ जी वो भी क्या। करेंगे वो भी करेंगे। जी मदन जी। जोशी कहते हैं, जी मैं भुगत भोगी हूं जाटवाद का, बहुत तकलीफ हुई। जी। अशोक कालवा कहते हैं, बेजा मार्मिक कविता है बोधी जी। और सुभाष सिंह गाठिया जी ने संवेदनशील रचना कहा है, आधुनिक युग के अंबेडकर हैं शिव बोधी जी, ये कहते हैं मुकेश कुमार। रविंद्र यादव सर हमें देख रहे हैं, डॉक्टर साहब उनको बहुत बहुत प्रणाम। झोला छाप डॉक्टरों पर आपका उपन्यास लाइलाज बहुत चर्चित रहा है, और इन दिनों यहाँ पर कार्रवाई भी हो रही है झोला छाप डॉक्टरों पर। और असद अली असद शायर हैं, बीकानेर से हमें देख रहे हैं। स्मिता पीएचडी जी जी जयपुर से शुक्रिया। देख रही हैं। और अशोक कालवा साहब नमस्ते आपको कर रहे हैं। एक टिप्पणी आई थी हिमांशु व्यास जी की, जी जिसमें मैं वो टिप्पणी तलाश कर रहा हूं, बस वो मुझे मिलने वाली है, थोड़ा ऊपर चली गई, इसलिए मुझे उसको निकालने में थोड़ा सा समय लगेगा, आप मुझे समय दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। वो टिप्पणी हिमांशु व्यास जी की है, और हिमांशु व्यास बहुत ही मजबूत डायरेक्टर है, इस समय मुंबई में काम कर रहे हैं वे, जी लेकिन साहित्य के बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। हिमांशु व्यास लिखते हैं कि लेकिन अंबेडकर जी ने बीबीसी के एक इंटरव्यू में, साक्षात्कार में खुलेआम कहा था कि गांधी कोई महात्मा नहीं है, और मैं उन्हें अच्छे से जानता हूं। गांधी जी इस कोई पर आपके महात्मा नहीं है, किसने कहा था? ये बीबीसी के इंटरव्यू में डॉक्टर अंबेडकर का वचन है, ऐसा ऐसा हिमांशु बाबा व्यास साहब कहते हैं। बाबा साहब अंबेडकर जो थे, उन्होंने महात्मा के विचार से कि गांधी एक महात्मा है, या बल्कि मैं ये कहूं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर किसी भी व्यक्ति के महात्मा होने से कभी सहमत नहीं हुए, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर एक अनात्म व्यक्ति थे, अनात्मवादी व्यक्ति थे। उन्होंने बुद्ध को माना, और बुद्धिज्म जो है वो अनात्मवाद का ही पोषक विचार है। और बाबा साहब अंबेडकर ये कहते थे कि मैं महात्माओं में विश्वास नहीं करता,
क्योंकि महात्मा लोग व्यक्ति और ईश्वर के संबंधों की बात तो करते हैं, पर एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से संबंध क्या हो इसकी बात नहीं करते। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमेशा ये माना कि मेरा मुद्दा पहले ये है कि एक मानव का दूसरे मानव से व्यवहार क्या हो, उसका एक मानव का दूसरे मानव से संबंध क्या हो। जबकि ये महात्मा लोग तो सिर्फ ये तय करते हैं कि एक मानव का ईश्वर से संबंध क्या हो। तो व्यास जी की ये बात काफी हद तक ठीक है कि गांधी के बाबा साहब अम्बेडकर ने महात्मा कंसेप्ट को ही कभी नहीं माना। हाँ, व्यक्तिगत नहीं टिप्पणी थी उनकी, ये कंसेप्ट की बात है, ये दर्शन की बात है। हाँ, ये दर्शन में ही बात ये है, कंसेप्ट की बात ये है कि उन्होंने कभी महात्मा कंसेप्ट को ही नहीं माना। भले वो गांधी के इश्यू में हो या भले ही वो बुद्ध के मामले में लोग महात्मा कहें, लेकिन बाबा साहब ने महात्मा नहीं माना। जी, बहुत अच्छा उत्तर दिया शिव बोधी, आपसे हमें यही उम्मीद थी। प्रवीण बागला हमें देख रहे हैं। ओम पारिक जी कहते हैं कि बात की गुंजाइश तो बनी रहनी चाहिए, बात की गुंजाइश बनी रहनी चाहिए, स्पेस रहना चाहिए बीच में। आपकी बातों को सुनते हुए कहते हैं कि बात की गुंजाइश रहनी चाहिए। तो ठीक है जी, बिल्कुल। हम कोशिश करेंगे कि बात, और ये मेरा प्रोग्राम इस तरह का प्रोग्राम है कि इसमें बात की गुंजाइश ही खोज रहे हैं, एक दूसरे प्रश्नकारों के मध्य बातचीत हो, एक तारतम्य बने, एक नया दिशा एक निकल के सामने आए। जी अब ये जो कमेंट आया है कृष्ण कोडेचा पेंटर सर का आया है, लिखते सभी को दिल से नमस्कार। और लालचंद मानव कहते हैं अद्भुत, बहुत अद्भुत लिखा है। जोगा सिंह कैद सर ने लिखा है जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और छोटा भीम का साधुवाद, शुभकामनाएं। जी, तो ये कुछ विचार थे जो आए, जिन्होंने पसंद किए। और भी कुछ टिप्पणियां रह गई हैं, लेकिन वो फिर कभी हम लेते रहेंगे, बाद में हम टाइप करके उत्तर दे देंगे उनका। अब मेरा अगला प्रश्न है, देखिए कुछ भी जो लिखा जाता है या कुछ भी जो कला माध्यम होता है वो एक जड़ स्थिति में परिवर्तन के लिए होता है। मैं नहीं समझता कि चाहे मूर्ति पूजा हो या हिंदू धर्म की दूसरी धारणाएं हो, वामन अवतार हो या कुछ चीजें हो, इनका अपना एक अलग प्रायोगिक महत्व है। ये सब प्रतीकात्मक चीजें हैं जिनके विभिन्न प्रतीक समय समय पर लोगों ने खोले भी हैं। परिवर्तन वहां भी किया जा रहा है, परिवर्तन वहां भी मांग उठ रही है, परिवर्तन की मांग यहाँ भी उठ रही है, आपके यहाँ भी उठ रही है, हमारे यहाँ भी उठ रही है। चाहे वो स्वर्ण हो, चाहे वो दलित हो। लेखक न तो स्वर्ण होता है न दलित होता है, वो तो एक कैटलिक एजेंट है संवेदनाओं का। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि आजादी के बाद साहित्य से या कलाओं से सामाजिक स्थितियों में कुछ परिवर्तन हुआ है? जैसे मैंने कहानी लिखी सावड़ कावड़, तो उसमें जो पानी भरने वाली स्थिति थी, वो अभी मेरे दामाद ने मुझे बताया कि वो जहां काम करते हैं वहां 10 किलोमीटर घूमते हुए पानी ढूंढते हुए एक जगह पहुंचे, लेकिन जब पानी मांगा तो उस व्यक्ति ने मना कर दिया कि सर मैं हरिजन हूं और मैं आपको पानी नहीं पिला सकता। इतनी मार्मिक स्थितियां अभी भी पड़ी है, तो फिर हमारी कहानी तो बहुत पीछे रह गई ना। ऐसे में आप क्या कहेंगे? ये अपन ने एक बात कही थी सामाजिक मनोविज्ञान की, सोशल साइकोलॉजी। जी। तो जब आप अपने इस बात पर आगे बढ़े हैं सामाजिक मनोविज्ञान पर, तो हमें इस बात पर गंभीरता से देखना होगा, सोचना होगा कि जब आप एक व्यक्तिगत तौर पर एक बात लीजिए कि अगर मैं आपके कान में एक शब्द को 100 बार अगर बोलूं और उसके बाद अगर आपको एकदम खुली हवा में जाने का भी कह दूं, तब भी आप बार बार उसी शब्द को अपने कान में गुंजायमान महसूस करेंगे। तो जो ये जो जातीय धारणा है, ये सिर्फ कि हम ऊंचे हैं यही नहीं, ये सदियों से डेस्टिनी, भाग्य और इस तरीके से ये दिमाग में बिठा देना कि हम नीचे भी हैं। ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग आपको मिल जाएंगे अभी भी दलितों में और एकदम रूरल और लास्ट एरिया में, जो कहेंगे कि भाई किसी भी स्वर्ण के घर में चाय पानी पी के कहेंगे कि हम तो अपना धर्म निभाएंगे और हम जो है वो ये साफ करके जाएंगे। ये इसके पीछे एक बाकायदा, क्योंकि आप एक तरफ तो 50-60 साल रख रहे हैं
और दूसरी तरफ आप 5,000 साल लग रहे हैं। तो जब आप 5,000 साल तक एक एक शब्द को कानों में गुंजा रहे हैं, तो आप, सीधी सी बात है कि आपने एक सोशल साइकोलॉजी डेवलप कर दी है, जिसको टूटने में, उन वर्जनाओं को टूटने में समय लगना है। और प्लस जी में जी। उसके लिए बहुत हाई लेवल की डोज चाहिए, एजुकेशन की, शिक्षा की, तार्किकता की, और ये भी कि आपको उस धार्मिकता से उनको बाहर भी निकालना होता है, क्योंकि उसका सारे का जो उस पर उसकी रूट में जो काम करता है, वो अपना पाप, पुण्य, धर्म, भाग्य, पिछले जन्म, बहुत सारी चीजें काम करती हैं जब आप वहां ढंग से उसका विश्लेषण करते हैं। तो फिर जी मुझे लगता है कि आप ये बात एकदम सही कह रहे हैं कि जब आपने जो कहानी 20-30 साल पहले लिखी, सावल कावल लिखी, या आप कहेंगे सत्यनारायण सोनी ने जो हरि हिल्लो लिखी, ये कहानियां, जो घटना आप बता रहे हैं, उसमें तो वास्तव में ये कहानियां पीछे रह गई। और ये रह नहीं गई, ये रहती हैं, जबकि इसमें उसमें इसमें कसूर वास्तव में राइटर्स का है। आप कह रहे हैं कि भी साहित्यकार जो ऐसा नहीं सोचता, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि साहित्यकार बहुत सारी चीजों के प्रति निष्क्रिय भी होता है, और वो बहुत लंबे समय से दलित इश्यूज के प्रति निष्क्रिय रहा है। आप देखिए कि मैं ये कह रहा हूं कि जब मैंने आपको पहले कहा था कि एक किसान जब आत्महत्या करता है तो उस पर कहानी लिखी जाती है 4-5 राजस्थानी में। आपने अभी हाथरस का मनीषा का मामला सुना होगा, रात में जो है वो डेड बॉडी जला दी गई। जी जी। क्या आपने सुना कि राजस्थानी के किसी का साहित्यकार ने उस पर कहानी लिखी हो? नहीं सुना। तो ये इसलिए है क्योंकि ये उससे वो सरोकार नहीं रखते, उनके लिए वो नॉर्मल बात हो गई है, या फिर वो उसको अपने से संबंधित नहीं मानते भी, कोई ना कोई ऐसे कारण है कि वो उनके लिए विषय नहीं है। ये उनकी पीड़ा का इश्यू नहीं है। हाँ, जो जो कम्युनिस्ट राइटर हैं, जो दलितों, किसान, सॉरी, जो मजदूरों किसानों की बात करते हैं, वो किसान पर कहानी लिखेंगे, पर वो मनीषा के मामले पर कहानी नहीं लिखेंगे। उनके लिए उतनी पीड़ादायक, उनके उनके मन को इतना कचोटती नहीं है वो चीज। तो जो आप कह रहे हैं कि हम पीछे रह गए हैं या हमारी कहानी पीछे रह गई है, दरअसल वो पीछे है, और वो इसलिए है, उसके लिए जिम्मेदार खुद वो साहित्यकार है कि वो वहां तक पहुंचा नहीं। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ, अपनी 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 कमी को स्वीकार करता हूँ मैं, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आगे, और हालांकि मैंने इसके अलावा भी कुछ कहानियां ऐसी लिखी हैं जिसमें एक झाड़ू बुहारी करने वाली स्त्री होती है गांव में, और शादी का माहौल है, और वहां कचरा बिखरा पड़ा है टेंट के आगे। तो जो लेखक होता है वो कहता है चलो ये कचरा मैं उठा देता हूँ क्योंकि बारात आने वाली है। तभी वहां घराती जो लोग होते हैं वो कहते हैं अरे भाई साहब ये आप क्या कर रहे हो, इसके लिए तो सुगनी है ना, वो अपने आप झाड़ू निकालेगी। तो यहाँ पे वो कहानी खत्म है। मतलब यानी एक काम को मार्क आउट कर दिया गया कि ये काम इसी का है। हमें इस सोच को बदलना होगा, इस बात को बदलना होगा, और हमें दूर दूर गांवों में जाना पड़ेगा। विचारों को किताबों में तो हम ले आए हैं, लेकिन वो धरातल पर भी, गलियों में भी लानी पड़ेगी, गली मोहल्लों में लानी पड़ेगी। इसके लिए कोई योजना, कोई विचार आपके दिमाग में आ रहा है? सामाजिक संगठनों को अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी। देवालयों से ज्यादा पुस्तकालयों की जरूरत है, संगठनों से ज्यादा संस्थानों की जरूरत है। और एक बड़ी बात जो मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, जी स्वागत। जब सामाजिक कार्यकर्ताओं के आदर्श, उनके विचार और उनके महापुरुष सेम है, तो उनके बीच के जो विवाद है उनका औचित्य नजर नहीं आता। अगर फिर भी उनके बीच में विवाद है तो इसका मतलब ये विवाद उनके ईगो के कारण है, उनकी ईर्ष्याओं के कारण, या उनमें श्रेय लेने की भावनाएं हैं, या उनमें प्रतिष्ठित होने की भावनाएं हैं। अगर हमें बेहतरीन विचारों के लिए काम करना है तो जितना हो सके हमें सम्मिलित होकर काम करना चाहिए। बहुत अच्छा, मैं सहमत हूं आपकी बात जो से। लोग जो लोग जो लोग बाबा साहब अंबेडकर के विचार को प्रतिस्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए जाति विहीनता अपने आप में एक विचार है। और अगर वही लोग जातीय संगठन बनाते घूमेंगे तो फिर मुझे लगता है कि उन्होंने अंबेडकर को बहुत पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल।
तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें उसी रूप में सोचना पड़ेगा जिस रूप में बाबा साहेब अम्बेडकर खुद सोच रहे थे। जी 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 यानी जी। जब आप अम्बेडकरिज्म को सोचते हैं, देन फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर योरसेल्फ एज अम्बेडकर। हम्म। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आप अम्बेडकर को समझना चाहते हैं तो 2 पल के लिए खुद अम्बेडकर होकर सोचिए। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद इस उत्तर के लिए। और अब रामावतार बैरवा सर जुड़े हमारे साथ दिल्ली से। आकाशवाणी दिल्ली में आप कार्यक्रम अधिकारी हैं और लिखते हैं कि आपने जो फरमाया कि लेखक एक निष्क्रिय इकाई है, मैं इससे सहमत हूं। और ये तारा प्रजापति लिखती हैं, बहुत अच्छी बात कही सर आपने कि हम दलितों के उद्धार की बातें किताबों में तो है पर व्यवहार में लाना अभी बाकी है। जी। सुभाष कुमार प्रजापत हमारे साथ जुड़े हैं, बीकानेर आकाशवाणी में अधिकारी हैं आप, आपको बहुत बहुत प्रणाम। अनिल अबूज चित्तौड़गढ़ से लिखते हैं कि लेखक को पहले सामाजिक कार्यकर्ता बनना पड़ेगा। जी ठीक है। बिल्कुल, अनिल एकदम सही कहते हैं ये बात। और दलित साहित्य के संबंध में तो ये एक डेफिनेशन है, एक परिभाषा है कि दलित साहित्यकार सबसे पहले सामाजिक कार्यकर्ता होता है, क्योंकि समाज उसकी प्रयोगशाला है। जी अगर बिल्कुल वो एक बिल्कुल। अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है तो फिर वो अच्छा साहित्यिक नहीं है। जी। हिमांशु व्यास लिखते हैं, मेरे एक पुष्करना ब्राह्मण मित्र ने अपनी गली में आने वाली मेहतर दादी के साथ गली में सबके सामने बैठकर भोजन किया और अपनी माँ दादी का विरोध बहुत लंबे समय तक सहन किया। ऐसा करने की प्रेरणा उसे आरएसएस से मिली। जी क्या कहेंगे बोधी सर? इस बात से ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग अगर हमारे साथ भोजन कर लेंगे तो वो हम पर एहसान करेंगे। हम्म। आपने इसे कारुणिक और दयालु दृष्टि से देखा है, और ये आपका आईना है, हमारा आईना हमारा स्वाभिमान है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हिमांशु आप अपने आप को थोड़ा सा दुरुस्त करें इस मामले में। और ये अशोक कालवा साहब कहते हैं कि जब कोई दलित आदमी किसी स्वर्ण के घर खड़ा होता है तो कोई अनजान आदमी आकर कहता है कि मुझे पानी पिलाओ, तो दलित का उत्तर होता है कि मेरा इस जगह हाथ नहीं लगता। हाँ, ये तो स्थितियां हैं, इनको बदलना बड़ा जरूरी है, लेकिन कैसे बदला जाए ये समझ में नहीं आता। बहरहाल अब बहुत सारे मित्रों के सवाल बाकी हैं, वो हम जवाब देंगे, समय काफी हो चला है। लेकिन मित्र मुकेश कुमार जी कह रहे हैं कि जाने से पहले चांद कविता जरूर सुनाए। मेरे एक दो सवाल भी होंगे, चांद कविता हो जाए। चांद कविता, चांद पर मैंने कई कविताएं लिखी हैं प्रमोद जी, अब ये कौन सी सुनना चाह रहे हैं, और मुझे उसको थोड़ा ढूंढना भी पड़ेगा मुझे लगता है। जी जी, कोई याद है तो वो सुना दीजिए, छोटी थोड़ा बहुत भी अंश। जी फिर रुक गया है अपना। जी श्री बोधी जी, किशोर करते हैं, बस 2-3 सवाल हो रहे हैं, बस 15 मिनट और मिल जाए बोधी जी के। बोधी जी एक बार रिक्वेस्ट फिर भेजिए तो प्लीज आप। जी, रोटी वाला चांद कविता वो कह रहे हैं, रोटी वाला चांद, रोटी वाला चांद, ये कविता वो सुनना चाहते हैं। श्री बोधी जी से निवेदन है कि कृपया एक बार फिर से आसन ग्रहण करें। श्री बोधी जी से एक बार निवेदन है कि कृपया एक बार फिर आसन ग्रहण करें। रिक्वेस्ट जैसे पहले दोबारा भेजी थी वैसे ही दोबारा एक बार फिर से भेज दें तो
सिर्फ 5-10 मिनट की बातें हो रहे हैं। मित्र लोग बैठे हुए हैं अभी तक सुनने के लिए, दूर दूर तक आपको जुड़े हुए हैं। कोई झारखंड से देख रहा है, कोई जयपुर से देख रहा है, कोई जोधपुर से देख रहा है, कोई हनुमानगढ़ से देख रहा है, कोई सूरतगढ़ से देख रहा है। हर कोई आपसे जुड़ा हुआ है। बुरा न मानो तो प्रमोद जी आज कुछ डिफेंडिंग लग रहे हैं। कुलदीप पारिक सर, आपने बिल्कुल सही कहा। असल में मैं शिव बोधी का विरोध करना भी नहीं चाहता, क्योंकि विरोध के लिए विरोध करना कोई मायने नहीं रखता। अगर कोई बहुत सही बात कह रहा है तो उस बात के साथ खड़ा होना मुझे मंजूर है। शायद मैंने अपना नाम कॉमरेड प्रमोद इसीलिए रखा था कि मैं उसमें जात शर्मा नहीं लगाना चाहता था। लेकिन जो कागजों में नाम है वो तो वही चलेगा, प्रमोद कुमार शर्मा। डिफेंडिंग एंड आक्रमणकारी होना भी मुझे इतना मंजूर नहीं। अगर कोई सही बात कह रहा है तो उसे मानने में कोई बुराई नहीं है। शिव बोधी जी एक बार और जुड़िए आप। थोड़ा सा हम इंतजार करते हैं और इंतजार के लिए मैं सत्संग का आह्वान करता हूं। जी, अवसर मिलने पर दे मिली है, मत कोई गाफिल रहना जी। हर एक के शरीर का एक सत्य होता है, उस सत्य को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। वो सामाजिक संघर्षों की आग में से निकल के ही होता है। शिव बोधी सर से एक बार रिक्वेस्ट है कि कृपया एक बार फिर ज्वाइन करें। मुकेश कुमार जी कहते हैं प्रमोद जी आप अगला लाइव BL पारस जी को बुलाइए। बिल्कुल, पारस साहब से मेरी मुलाकात हो चुकी है, मैं उनको भी बुलाऊंगा। सोनिया गुप्ता हमें देख रही है लुधियाना से। और अब मुझे लगता है कि शिव बोधी शायद नहीं जुड़ पा। और कोशिश करें शिव बोधी सर, आप जरा रिक्वेस्ट भेज दें तो 1 मिनट की इससे लेना चाहिए और लंबे समय तक उन पर विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्षणिक आवेश में आकर हम एक दूसरे के विचारों को सुने और उनको टर्न आउट कर दें। विचारों को बहुत गहनता से सुनने की आवश्यकता है, सहिष्णु बनने की आवश्यकता है, प्रेमिल बनने की आवश्यकता है। जी, तो उनके नेटवर्क इश्यू है, उन्हें कहें कि आप वाईफाई से नेटवर्क ले लें 7 मिनट के लिए। जो कुआ प्यासा रह गया आज तो। मैं तो बहुत कुछ सुनना चाहता था शिव बोधी से। मैंने इनके कुछ स्पीच सुने हैं तो उसी से मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं प्रोग्राम में बुलाऊं और उनसे बातचीत करूं। बहुत शुक्रिया कि वे आए और बहुत अच्छी बातें आपने बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिव बोधी जी, हम फिर मिलेंगे और नए ढंग से सोचेंगे, विचार करेंगे कि आखिर हमारे बीच में कहाँ कमी है और किस प्रकार से हम उनको दूर कर सकते हैं। आप तमाम मित्र जिनके नाम मैं पढ़ सका, जिनके नाम नहीं पढ़ सका, उन सब मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद कि वे आए हमारी वॉल पर और उन्होंने अपनी बात रखी। शिव बोधी जी आ गए हैं। जी, शिव बोधी जी आ गए हैं, मैं उन्हें ऐड कर रहा हूं। लीजिए, मैंने ऐड कर दिया सर, अब आप जुड़ जाइए। जी शिव बोधी सर, पुनः जी पुनः जी स्वागत। जी शुक्रिया। रोटी वाला चांद कविता। अच्छा, तो मैं सुना देता हूं उनकी वो कविता के उसने कहा मुझे चांद चाहिए, उसने कहा मुझे चांद चाहिए, तुमने कहा मुझे चांद चाहिए, सबने कहा मुझे चांद चाहिए। उसने कहा मुझे चांद चाहिए, तुमने कहा मुझे चांद चाहिए, सबने कहा मुझे चांद चाहिए। मैंने अपने जीवन भर की फसल से निकाले हैं कुछ दाने, बहुत मही अपने खुरदरे हाथों से गुंथा है आंसुओं और पसीने में। बदन पर सनी मिट्टी के पलोथन के बाद अपने हाथों से बेली और अपनी हड्डियों को जलाकर सेकी है रोटी। मैंने अपने जीवन भर की
मैंने अपने जीवन भर की फसल से निकाले हैं कुछ दाने, बहुत महीन पीसा है उन्हें बरसों, अपने खुरदरे हाथों से गूंथा है आंसुओं और पसीने में, बदन पर सनी मिट्टी के पलोथन के बाद अपने हाथों से बेली और अपनी हड्डियों को जलाकर सेकी है रोटी मैंने। वो जो डूंचिए पर टंगी रहती है, वो जो हम्म, डूंचिए के लट्ठे पर लालटेन की रोशनी में, वो जो टंगी रहती है डूंचिए के लट्ठे पर लालटेन की रोशनी में, खेदड़े में से जो दिखता है चांद नहीं है, खेदड़े में से जो दिखता है चांद नहीं है, चांद नहीं रोटी है। है, रोटी है। बस इसीलिए हम्म, जब तुम चांद मांगते हो मुझे डर लगता है, अरे वाह बस वाह इसीलिए जब वाह तुम चांद मांगते हो मुझे डर लगता है। वाह वाह, बहुत अच्छी कविता। अच्छा, अब मेरा जी अब इस सभा को आखिर की तरफ ले जाने में मेरा एक सवाल है। वो सवाल ये जी है शिव बोधी जी, जी आपकी शुक्रिया। जो अंबेडकर सर के प्रति धारणाएं हैं और जिस प्रकार से आप अंबेडकर को लेते हैं, या जैसे अंबेडकर सर ने अपने जीवन को जिया, कहीं आपको लगता नहीं कि उन्होंने हिंदुओं के प्रति या मूर्तियों के तिरस्कार या उनके उनके उनको छोड़ देने के प्रति जो आग्रह पाला, वो कुछ बहुत ज्यादा पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए थे? कहीं ऐसा तो नहीं लगता आपको? अंबेडकर जो है वो तर्क और अनुभूति का सम्मिश्रण है। यानी आप ये देखेंगे कि उनके जो अपने अनुभव थे जीवन के, उनके उन्होंने हमेशा तार्किक हल निकाले। और अंबेडकर इस भारत की आवाम के सबसे पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे। हम्म, एक ऐसा विद्वान व्यक्ति जिसे अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी ने भी उस आदमी की प्रतिभा को अपनी एकदम छाती के बीच में लगाया। हम्म, जितना सम्मान ऑक्सफोर्ड ने दिया उतना ही जर्मनी की उसने ग्रेनिज में दिया, और इतना ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने दिया। अगर जी जी। हम अंबेडकर की बात करें तो अंबेडकर कोई यूं सिर्फ विचार थोड़े ही था कि मर्जी है उसको नकार दिया और मर्जी है उसको एक्सेप्ट कर लिया। अंबेडकर ने हम्म, कुरान पढ़ी, बाइबल पढ़ी, अंबेडकर ने गीता महाभारत, यानी कितना कितना अध्ययन किया उस आदमी ने। और अध्ययन हम्म, करने के बाद उनके जो अपने निष्कर्ष थे, वो निष्कर्ष मानव समुदाय के सर्वोत्तम हित के निष्कर्ष थे। तो इतने महान निष्कर्षों को जिसके पैसे पीछे इतना असाध्य अध्ययन हो, उन निष्कर्षों को पूर्वाग्रह नहीं कहा जा सकता प्रमोद जी। मैं यहाँ पर एक पूर्वाग्रह बात क्या कहना होते हैं? चाहूंगा। जी जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। पूर्वाग्रह की जी जी, एक बात कहना चाहूंगा मैं आपको। रामकृष्ण परमहंस देव के यहाँ पर कालू नाम का एक लड़का काम करता था, जो अपने कमरे में लगभग 33.5 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां, फोटोग्राफ्स रखा करता था। और वो सुबह उठता 3 बजे और 3 बजे दिया दिखाने लगता, एक एक फोटो को, एक एक तस्वीर को। उसको 7 बज जाते, 4 घंटे लगते उसे एक एक देवता को प्रसन्न करने में। जब विवेकानंद जी को समाधि मिली परमहंस देव की ओर से, तो विवेकानंद जी ने समाधि में आदेश दिया कालू को कि कालू फेंक दे तमाम तस्वीरें, मूर्तियां फेंक के आ जा बाहर। और कालू ने समेटी सारी मूर्तियां, पांड बनाई और बाहर निकल पड़ा। परमहंस देव सामने से आए, बोले अरे कालू कहां जा रहा है? कि मुझे प्रेरणा हुई कि इन मूर्तियों को, इन फोटोग्राफ्स को फेंक दूं मैं। तब उन्होंने कहा कि मैं समझ गया, ये विवेकानंद का काम है। और उन्होंने कालू को आदेश दिया कि वापस जाओ, जैसे अपनी पूजा करते थे वैसे ही करो। और गुस्से में गए विवेकानंद जी को जाकर के बोले कि ये तूने क्या किया? ये समाधि मैंने तुझे दी थी, आज वापस लेता हूं। अपनी मृत्यु से 3 दिन पहले समाधि तुझे वापस दूंगा, तब तक के लिए तुझे समाधि नहीं दूंगा मैं। ये एक छोटा सा उदाहरण हमारे सामने आता है। मेरा कहने का मैं तात्पर्य केवल आपको यही है। मैं इसमें दो बातें ही कहूंगा आपसे। एक नंबर बात तो जी ये जी। कि एक तार्किक चिंतन में और पूर्वाग्रह में बहुत गहरा अंतर है। और हम्म, दूसरी बात ये कहूंगा कि आप किसी भी महापुरुष को एक दूसरे की जगह प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। ये बात मैंने आपको पहले कही थी। और हम्म, ये दुनिया के तमाम महापुरुषों के साथ है, ये आपके साथ भी है, ये आप जैसे दूसरे जो विद्वान पुरुष हैं उनके साथ भी है। क्योंकि हर आदमी जिन चीजों से वो बना है, उसमें उसकी सामाजिक परिस्थितियां और उसकी जेनेटिक, ये दोनों चीजें उसमें काउंट है। और ये आपकी वैचारिकी को, आपके मानस को, उसको डेवलप करती हैं, बनाती हैं। तो अगर अगर हम ये देखें कि एक ही स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग काम कर रहे थे, उन सब के विचारों को भी आप प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। आप गांधी की जगह भगत सिंह और भगत सिंह की जगह गांधी को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। हाँ, ये बात जरूर है कि विचार करने की संभावनाएं, जैसा कि आप कह रहे थे,
वो कभी भी खत्म नहीं होती और वो होनी भी नहीं चाहिए। और जो सबसे बेटर वे मानव समुदाय के लिए सबसे अच्छा बेहतरीन रास्ता जो है वो इजाद किया जाना चाहिए। इस धरती पर बुद्ध आए, महावीर आए, तो आप देखेंगे कि जहां चारवाक आते हैं, और हिंदुइज्म जो है वो बहुदेववाद लिए आता है, और चारवाक अनात्मवाद लिए आता है। और यही अगर आप ये देखेंगे, यही बुद्ध चीन तक जाते हैं जहां कन्फ्यूशियस पहले से है। अगर आप ईसा मसीह को लेते हैं तो वो ईसा मसीह के लोग भी भारत तक आते हैं, मोहम्मद साहब के लोग भी भारत तक आते हैं। आप अगर किसी एक विचार, भाई आप इतने विचार जो हैं वो सारे देश काल की परिस्थितियों के विचार हैं, तो ना तो हम एक महापुरुष को दूसरे पर थोप सकते हैं, ना ही एक दूसरे की वैचारिकी को जो है वो तुलनात्मक अगर आप लें तो आप एक सी परिस्थितियों में भले ले लें। अंबेडकर का जो अपना विचार है, अंबेडकर रिवाइवल, आप एक चीज देखेंगे, आपने अध्यात्म की, आप आध्यात्मिक पक्ष को आप हमेशा मजबूत रखते हैं व्यक्तिगत जीवन में, तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप ये पहलू देखिए, विवेकानंद का जैसा आपने उदाहरण दिया, उसकी बजाय अंबेडकर के इस पहलू को देखा जाना चाहिए कि जो बुद्ध दुनिया को भारत ने दिया, उस बुद्ध को वापस भारत को अंबेडकर ने दिया। आपको ये रेखांकित करना चाहिए कि जिस दुनिया को भारत ने बुद्ध दिया था, उस भारत से बुद्ध लुप्त हो जाते हैं और अंबेडकर बुद्ध भारत को वापस देते हैं। यानी आप बुद्धिज्म का रिवाइवल की बात करें। और मैं आपको एक बात पूछता हूं, क्या आपने दुनिया में ऐसी धार्मिक क्रांति देखी जिसमें 10 लाख 5 लाख लोग एक साथ एक किसी विचार में चले गए हों? ये क्रांति आपको भारत में मिलेगी। 14 अक्टूबर 1956 को एक साथ 5 7 लाख 10 लाख लोग जो है वो बुद्ध को अपना लेते हैं। और मैंने दुनिया में इतनी बड़ी धार्मिक क्रांति नहीं देखी आज तक। क्रांति का मतलब बदलाव, और इतना बड़ा धार्मिक बदलाव मैंने नहीं देखा। इसका मतलब ये नहीं था कि ये आध्यात्मिक इश्यू नहीं है, ये धार्मिक क्रांति यानी धर्म के मामले में अपने आप में क्रांति। और ये क्रांति इस मूल में है कि धर्म आदमी के लिए है, आदमी धर्म के लिए नहीं है। अगर मूर्तियां की पूजा कर रहे हैं लोग, तो वो इस बात के लिए कर रहे होंगे कि वो सुखी रहें, इस बात के लिए तो बिल्कुल नहीं कर रहे कि मूर्तियां सुखी रहें। तो अगर इस विचार के केंद्र में हमेशा मानव कल्याण रहा है, और अगर मानव कल्याण रहा है, तो अंबेडकर जो है वो हमेशा तार्किक और सीधे विचार को ग्रहण करने वाले महापुरुष थे। तो ऐसे में लाजमी बात है कि उनको जो शूट किया कि बुद्ध का मार्ग जो है वो ज्यादा व्यवहारिक है, तो उन्होंने बहुत सारे तादाद में लोगों को बुद्ध का मार्ग दिया। और आज भी लोग उस दूसरे तरह के पाखंडों को, दूसरे तरह के संप्रदायों को छोड़ के और बुद्ध की शरण में जा रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर के बताए रास्ते को अपना रहे हैं। और अगर वो अपनाए भी ना, तब भी आप देखेंगे कि आपको एक समाज का एक और पहलू अगर मैं बताना चाहूं, तो जो सामाजिक संस्कार हैं, विवाह है, मृत्यु पर हैं, उसमें जो ब्राह्मण लोग जो संस्कार करवाते हैं, अगर आप गहराई से जाएंगे तो दलितों के ब्राह्मण भी अलग होते हैं, अगर आपको पता हो। जी उनके ब्राह्मण अलग होते हैं, वो सिर्फ कंसेप्ट की कॉपी करते हैं, बाकी उनके ब्राह्मण अलग है। और वो जो अलग ब्राह्मण है वो भी शायद कई बार गिल्ली रसोई की बजाय सूखी रसोई की मांग करते हैं। ऐसे में जिन लोगों ने बाबा साहब को अपना लिया, उनका ये अलग ब्राह्मण, ये गिल्ली पीली और लाल, ये रसोई से पीछा छूट गया, तो अच्छा तार्किक ही है ना, नुकसान क्या है? जीवन व्यवहारिक अधिक हुआ है। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बहस हुई। जी बिल्कुल बिल्कुल। हर एक कीमती, हमारे लिए हर महापुरुष कीमती है, और उनके विचारों का समन्वय हमने करना है। समन्वयवादी विचारधारा, भारत की मूल अंतरात्मा ऐसी है, बहुजन हिताय बहुजन सिखाए, आय निज परवेशी गन्ना लघु चेत साम उदार चरिता। जी, तो यहाँ अमित चौधरी साहब जुड़े हैं, जादूगर सम्राट त्रिकाल साहब जुड़े हैं, और भी मित्र आ रहे हैं, अमरजीत सिंह अमर जुड़े हैं, और बहुत सारे मित्र आ रहे हैं। तो अब आखिर में चलते चलते आपका संदेश क्या रहेगा तमाम मित्रों के नाम? रचनात्मक संदेश आप क्या देना चाहते हैं? देखिए भाई, दलित साहित्य के संबंध में जब हमने चर्चा शुरू की, तो दलित साहित्य के संबंध में तो मेरी एक ही बात है, वही जो बात पहले से महापुरुषों ने कही है, मैं उस बात से हटकर बात नहीं करना चाहूंगा। दलित साहित्यकार हमेशा एक सामाजिक कार्यकर्ता होता है। दूसरी बात, इस भारत में बहुत सारी जातियां, संप्रदाय, विचार सब रहे हैं। कोई भी वाद आपको ये नहीं कहता कि आप दूसरे वाद के प्रति नफरत से काम लें। हमेशा सबका सम्मान करिए, सबकी सुनिए,
और एक सहिष्णु समाज का निर्माण करने में अपना योगदान दें। बस बाबा साहब अम्बेडकर जैसा समाज चाहते थे, वो एक लोकतांत्रिक और सामाजिक लोकतांत्रिक समाज है। वो वैसा समाज चाहते थे जैसा जाम्बोजी चाहते थे। बाबा साहब अम्बेडकर वैसा समाज चाहते थे जैसे मध्यकाल में बाबा रामदेव चाहते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा समाज चाहते थे जो नानक चाहते थे, छोटूराम जाट चाहते थे, नामदेव छिंपा चाहते थे। तो अगर इस बात को यूं समझा जाए कि हमारे महापुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, तो मुझे लगता है हम ज्यादा बेहतर समाज का निर्माण कर पाए। और युवाओं को हमेशा ही रचनात्मक होना चाहिए। बाबा साहब आमटे की एक लाइन है कि क्रांति जो है वो विध्वंसक नहीं रचनात्मक होती, और हमें हमेशा रचनात्मक होना चाहिए। जी शिव बोधी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रचनात्मकता का ये संदेश दूर दूर तक जाए और तमाम मित्र आपकी बात पर विचार करें। आज नहीं तो कल विचार करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे, विचार जरूर करेंगे। वो शक्ति, वो प्रकाश आप में देख रहा हूँ, उसे नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम करता हूँ अम्बेडकर साहब को, प्रणाम करता हूँ तमाम महात्माओं को। जय भीम, जय भारत, वंदे मातरम, लाल सलाम, नमस्कार।